हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कह रहा है। ऐसे हम आपको बोलें कि हर क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बना ही लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाने का रहा है। जो लास्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन है, जो आपका फाइनल इक्वेशन होता है, उससे आपको बोला है कि बैलेंस शीट आप बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखता है सबसे पहला ट्रांजैक्शन वही है जो हर क्वेश्चन में आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो बिजनेस में क्या बढ़ा? कैश बढ़ेगा और आउटसाइड लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगा, ज़ीरो होगा आपका यहाँ पे, है ना। और क्या बढ़ जाएगा? प्लस कैपिटल। तो 50,000 से कैपिटल प्लस होगा और 50,000 से यहाँ प्लस होगा कैश। बिजनेस में कैश आएगा और ऑनर का जो है वो पैसा यानी कैपिटल जो है वो बढ़ेगा। न्यू इक्वेशन, क्या कहता है? देखिए, बैलेंस शीट आप यहाँ से भी आप इमेजिन करते जाना कि बैलेंस शीट में कैसे कैसे जो है हर ट्रांजैक्शन में, जैसे हर ट्रांजैक्शन जब होता जाएगा तो बैलेंस शीट में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा वो आप सोचते जाना। फाइनल इक्वेशन से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, लेकिन बैलेंस शीट कैसे चेंज होगा वो हर आप ट्रांजैक्शन में आप सोचते जाना, उसको इमेजिन करते जाना कि किस तरीके से बैलेंस शीट चेंज होगा। तो अभी बैलेंस शीट अगर बनाइएगा इस ट्रांजैक्शन की मदद से तो क्या रहेगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड कैपिटल रहेगा 50,000 एंड कैश रहेगा एसेट साइड 50,000। कैपिटल 50,000। बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम
ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बस इतना भी लिख करके छोड़ देता तो भी हम समझ जाते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। क्योंकि देखिए, जब परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिख दिया है, राम का नाम दे दिया है, नाम दे दिया है, इसका मतलब ज़रूर हमने उधार में जो है गुड्स परचेस किया होगा। अगर राम का नाम नहीं होता तो इसका मतलब राम का नाम नहीं होता और क्रेडिट पे भी नहीं लिखा होता, सीधा बोलता है परचेस गुड्स फॉर कैश या परचेस गुड्स ₹10,000, इतना भी लिखता तो हम समझते क्या है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश इसलिए क्योंकि आपका कोई भी नाम नहीं दिया गया। नाम कब दिया जाएगा? सामने वाले का नाम हमको जानना क्यों है? अगर हम सारा ट्रांजैक्शन कैश में किए हैं तो हमको सामने वाले के नाम से कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, ये है, मान लो आपका है राम, अब हम इससे गुड्स परचेस किए तो स्टॉक बढ़ा, प्लस हुआ स्टॉक बिजनेस में, और कैश दे दिए तो कैश चला गया, कैश हो गया माइनस। तो हमको राम से मतलब ही क्या है? लेकिन अब जो हमको राम से क्यों, अगर नाम दे दिया है कि परचेस गुड्स फ्रॉम राम, तो इसका मतलब कि हम किससे परचेस किए हैं उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है कि पैसा यानी कैश किसको देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राम का नाम लिख दिया है। अगर इतना लिखता परचेस गुड्स फ्रॉम राम, तो राम मेरा कौन? क्रेडिटर। या इसको ऐसे भी लिख सकता था कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो इसका मतलब भी वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। नाम, राम का नाम नहीं भी देता, सिर्फ लिखता परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। तब हमको किसी को तो पैसा चुकाना है ना, तो यहाँ पर राम कौन है? मेरा राम मेरा क्रेडिटर है ना। चलो, अब हम गुड्स परचेस किए तो बिजनेस में क्या आया है? बिजनेस में गुड्स आया है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस स्टॉक प्लस कितने का? जितने का भी है ₹10,000। उधार में 10,000 का गुड्स जो है परचेस किए हैं तो स्टॉक बढ़ेगा 10,000 से। अच्छा, अब क्या बढ़ेगा? देखिए, हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो आपका राम तो है मेरा क्रेडिटर, लेकिन राम भी क्रेडिटर हो सकता है हम श्याम से भी खरीदे हो सकता है हम सीता से भी खरीदे हो, गीता से भी खरीदे हो, तो मेरा कई नाम हो सकता है, यानी मेरे कई क्रेडिटर्स हो सकते हैं। इसीलिए हम सबका नाम यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे कि राम, श्याम, गीता, इस तरह से तो बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिससे बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा होगा, तो सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एक टर्म बताइए जिससे हर किसी के बारे में पता चल जाए कि हमको बिजनेस को यानी पैसा देना है, यानी लेनदार कौन है। तो यहाँ पे सीधा आप लिखिएगा क्रेडिटर्स, है ना। क्या लिखिएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब राम, श्याम, गीता, मोहन, जिससे भी बिजनेस ने सामान खरीदा होगा, टोटल जमा करके जोड़ करके हम क्रेडिटर्स में लिख देंगे। तो फिलहाल अभी राम है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, और मेरा क्रेडिटर कौन है? हम राम का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? मेरा राम। तो मेरा क्रेडिटर इंक्रीज करेगा कितने से? 10,000 से। नाम नहीं लिखेंगे हम राम का, मेरा क्रेडिटर है राम, बस हमको इतना पता है, हमको पैसा देना है। एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है बिजनेस के ऊपर, इसीलिए आपका लायबिलिटी में यहाँ पर एज अ क्रेडिटर 10,000 प्लस करेंगे बस। अगर कैश में खरीदते तो माइनस कैश प्लस स्टॉक, फिर क्रेडिटर नहीं बढ़ता, प्लस नहीं होता। लेकिन अभी तो ये उधार का ट्रांजेक्शन है, इसीलिए कैश नहीं गया, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ज़ीरो रहेगा, और कैपिटल भी क्या रहेगा आपका? ज़ीरो होगा यहाँ पे। चलिए, बैलेंस शीट आप जो है हमेशा इमेजिन करते जाइएगा कि क्या आपका फ़र्क पड़ेगा बैलेंस शीट पे। बोलिए, कैश पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैश में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट में कैश में कोई तब्दीली नहीं होगा, वो 50,000 ही रहेगा। हाँ, एक नया करंट एसेट जरूर आ गया, वो है आपका स्टॉक 10,000। ये एट कॉस्ट है, इसको बेचेंगे तो प्रॉफिट में बेचेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? क्रेडिटर्स है यहाँ पर 10,000, एक नया आपका लायबिलिटी क्रिएट हो गया, और यहाँ पर कैपिटल 50,000। तो बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट इमेजिन करो, सबसे पहले क्या लिखोगे? कैश, इसके बाद क्या लिखोगे? स्टॉक। कैश कितना लिखोगे एसेट साइड में?
50,000 और स्टॉक 10,000। उसके बाद कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड या सिर्फ लायबिलिटी साइड बोलिएगा तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले क्रेडिटर्स आएगा 10,000 एंड कैपिटल 50,000। तो दोनों साइड आपका 60,000 रुपया होगा, बैलेंस शीट टैली करेगा। तो देखिए पहले क्या था बैलेंस शीट में, कैश और कैपिटल था। अब क्या हो गया, कैश हो गया और स्टॉक हो गया और फिर आपका क्रेडिटर हो गया और कैपिटल हो गया, मतलब एक एसेट बढ़ गया और एक लायबिलिटी बढ़ गया आपका। चलिए न्यू इक्वेशन ये हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कैश सेल्स रुपीज़ 2,000, 2,000 रुपये का कैश सेल्स किया गया है। कैश सेल्स का मतलब हो गया, कैश सेल्स सुनने में लग रहा है पैसा बेच दिया, लेकिन पैसा नहीं बेचा, इसका मतलब था गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखिए ये बिजनेस है और बिजनेस ने क्या किया, कैश में सामान को बेचा। कितने का सामान है, 10,000 का सामान है यहाँ पर, है ना। कितने का सामान है यहाँ पर, 10,000 का। और कितने का सामान बेचा, तो बोला है कि 2,000 का गुड्स जो है यानी सामान बेचा गया। तो कितने का था, 10, और कितने का निकल गया, 2,000 का। तो 2,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। कैश में बेचा तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। तो गुड्स गया यानी स्टॉक कम होगा और बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश प्लस होगा 2,000 रुपीज़। बस, और कोई ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने सामान बेचा, 2,000 का सामान गया और 2,000 रुपये यहाँ पर आया, बस। कैश सेल्स रुपीज़ 2,000। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपका क्रेडिटर पे और कैपिटल पे, इसको ज़ीरो रखेंगे। न्यू इक्वेशन, 52,000 कैश, 8,000 स्टॉक, अब रिमेनिंग बचा क्रेडिटर्स है आपका 10,000 और कैपिटल है 50,000। दोनों साइड 60,000। बैलेंस शीट आप देखते चलना क्या बदलाव हो रहा है बैलेंस शीट में हर ट्रांजेक्शन से। 4 नंबर ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स टू हरी। देखिए इसके अभी था क्या, कैश सेल्स, अब क्या है, क्रेडिट सेल्स टू हरी। क्रेडिट सेल्स लिख दो, हरी का नाम नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ये है हरी। हरी को सामान बेचा गया है 1,500 का। कितने का, 1,500 का। तो कितने का गुड्स गया, यानी स्टॉक कितने से कम होगा, माइनस होगा 1,500 से। जैसे भी बेचा हो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैश में बेचा हो या क्रेडिट में बेचा हो, गुड्स तो जाएगा ही। अगर कैश में भी बेचा हो तो भी गुड्स बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट में बेचा हो तो भी जो है स्टॉक कम होगा यानी गुड्स बिजनेस से जाएगा। तो यहाँ स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा। अब हरी, हरी कौन है मेरा, देखिए हरी को बेचा है तो हरी नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देगा, अभी दिया नहीं है। तो हरी कौन है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक टर्म्स बताइए कि हरी कौन है मेरा, हरी मेरा डेटर है यानी देनदार है। तो एक साइड से आपका स्टॉक कम हुआ यानी करंट एसेट कम हुआ क्योंकि गुड्स गया तो स्टॉक कम हुआ, और हरी यानी हरी कौन है, मेरा डेटर है। डेटर क्या होता है, करंट एसेट होता है यानी एसेट होता है, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा। तो इसलिए यहाँ पर करंट एसेट में प्लस हो जाएगा, डेटर प्लस कर देंगे 1,500 रुपये, ठीक है, हाँ या ना। बस तो
और अगर हरी कैश दे देगा नियर फ्यूचर में तो डेटर माइनस कैश प्लस, क्योंकि डेटर ख़त्म हो जाएगा और कैश आ जाएगा बिजनेस में, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी सामान गया है तो स्टॉक माइनस और डेटर प्लस, अगर ये पैसा दे देता, अगर कैश सेल्स होता तो फिर क्या करते, वही करते स्टॉक माइनस और कैश प्लस, स्टॉक माइनस और 1500 रुपये स्टॉक माइनस 1500 रुपये कैश प्लस, अगर पैसा देता तो, नहीं दिया तो डेटर प्लस हो गया बस। कैश कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, ज़ीरो ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स टू हरी 1500। ये प्लस होगा ना यहाँ, हाँ यहाँ तो प्लस होगा, प्लस ठीक है। बैलेंस शीट इमेजिन करते जाओ, 60,000 दोनों साइडों का। ट्रांजेक्शन नंबर 5, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000, फर्नीचर परचेस किया आपने, एक नया एसेट आया है बिजनेस में, क्या करिएगा, फर्नीचर प्लस। देखिए फर्नीचर आया है, गुड्स नहीं आया है, तो स्टॉक प्लस नहीं होगा। जब बिजनेस में एसेट परचेस होता है, ठीक है, तो एसेट का नाम लिखा जाता है। गुड्स परचेस करेंगे तो स्टॉक में प्लस करेंगे, लेकिन फर्नीचर आया है कि एसेट आया है तो यहाँ पर हम फर्नीचर को प्लस करेंगे, ठीक। और क्या गया, तो देखिए फर्नीचर प्लस, और क्या कैश में किया है ना, तो कैश माइनस, फर्नीचर आया कैश गया बिजनेस से, तो फर्नीचर प्लस कर देंगे 10,000 और कैश माइनस कर देंगे 10,000। बस इस ट्रांजैक्शन का और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बाकी सारा आप ज़ीरो कर देना। ₹42,000 कैश, 6,500 स्टॉक, 1,500 डेटर and 10,000 furniture. Creditor 10,000 and 50,000 capital. $60,000 दोनों साइड है, आप देख लेना। इसके बाद सैलरी पेड 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ क्या हुआ है, सैलरी पेड किया गया है। ₹8,000 सैलरी पे किया गया। तो देखिए सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट पेड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, कमीशन पेड एक्सपेंस है। तो जितना भी एक्सपेंस है उससे बिजनेस का कैश भी घटता है, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पर क्या दोगे आप सामने वाले को, तो कैश दोगे। और कैपिटल घटता है क्योंकि उससे इनकम घटता है, और इनकम से प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में। तो अगर प्रॉफिट घटेगा यानी इनकम घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल भी घटेगा।
तो इसलिए 8000 कैश तो माइनस होगा, और क्या माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस होगा। बाकी किसी भी आपका किसी भी एसेट पे या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा ज़ीरो रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। चलो अब ये हो गया फाइनल इक्वेशन। ₹34,000 हो गया ये। 6,500, 1,500, 10,000, और प्लस हो गया 42,000। 52,000 इधर भी, 52,000 इधर भी, देख लो। चलिए अब क्या कहा आपका, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो, ये हो गया आपका। इसको हटा करके यहीं पर हम एक आपका बैलेंस शीट बना देते हैं। फाइनल इक्वेशन ये है, इसी से बनाएंगे, तो बीच वाले का हमको ज़रूरत नहीं है। एज एट जो डेट होगा, फिलहाल कोई डेट नहीं है अभी आपके पास, उसको खाली छोड़ देना। एसेट्स यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे रुपीस, और यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या सिर्फ लिखो लायबिलिटीज। आप अभी लिख सकते हो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लेकिन सिर्फ लायबिलिटीज लिखोगे, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी भी लायबिलिटी होता है और आपका कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होता है। इसीलिए आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखो या सिर्फ लायबिलिटी लिखो, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपका, उसको एक रूप में आप लायबिलिटी लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ लायबिलिटी लिख सकते हो यहाँ पे। अब आइए एसेट्स साइड में, बताइए कि सबसे ज़्यादा आपका हाईली लिक्विड एसेट क्या है, उसके आधार पे आप बैलेंस शीट को लिखना। तो सबसे पहले कैश है, कैश लिक्विड है, कितना है आपका, देखिए 34,000। इसके बाद आप लिखोगे, देखिए डेटर है और फिर आपका स्टॉक है, तो पहले आप डेटर लिखना, क्योंकि डेटर भी आपका करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी है, तो इसलिए पहले आप लिखना डेटर्स। ये हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 1,500 रुपये। तरीका बता रहे हैं, बाकी ऊपर नीचे भी कर दोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, स्टॉक करंट एसेट है पर लिक्विड एसेट नहीं है, इसीलिए अब हम स्टॉक को बाद में लिख रहे हैं। स्टॉक ये हो गया आपका 6,500 रुपये। इसके बाद आप लिखोगे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, जो है आपका वो है फर्नीचर। ये हो गया आपका फर्नीचर 10,000 रुपीज़। देखो तो 34,000 रुपीज़ है, 6,500, 1,500 एंड 10,000। चलिए ये हो गया आपका इधर। अब आ जाओ इधर, सबसे पहले आपका करंट लायबिलिटी क्या है, तो है आपका क्रेडिटर्स। ये है आपका कितने का, देखो 10,000। और फिर क्या है, देखो तो इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल, ये है आपका 42,000 रुपीज़। ये हो गया आपका 42 है, अच्छा हाँ, टोटल तो हो गया 52,000 रुपीज़, और इधर भी 52,000 रुपीज़। ये आपका बैलेंस शीट बनके तैयार है। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29। थैंक यू।